Okay. Hello everyone. Welcome to the channel MS Study Guru. So I hope all of you guys are having a very nice day. So आज मैं यहाँ पर हूँ आपको एक important information देने के लिए which is about the Indian Economic Services course. So उसके पहले this is a demo lecture for Indian Economic Services course जिसमें we will discuss about translog production function and Leontief production function जिसको fixed input production function भी बोलते हैं. So this is a demo and before starting the demo these are some of the details about the course जो हमने recently launch करा है learners की demand पर. तो we have launched IES course and इस course में जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो इस flyer में mentioned है. For example, all the comprehensive video lectures जो कि सारे economics के पेपर को cover करेगी and these will be in the recorded form. Okay? Because आप इसको अपने speed से देख सकते हो इसलिए हम लोगों ने इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा है. सेकंड, डाउनलोडेबल पीडीएफ आपको सारे इकोनॉमिक्स लेक्चर्स की, इसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ की एंड जनरल इंग्लिश की भी आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी. एंड देन टेस्ट सीरीज जो भी आंसर राइटिंग आप करोगे इट विल बी सब्जेक्टिव वाइज ऑल्सो एंड फुल लेंथ ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स एंड ये एवेलुएट होंगी बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ द टीम. राइट, सो दीज आर द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग. फॉर एनी मोर डिटेल्स आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. इफ आप इंटरेस्टेड हो तो कंटेंट सेक्शन में जाकर आप हमारी ऐप पर अनलॉक्ड वीडियोस भी देख सकते हो बाय इंस्टॉलिंग MS स्टडी गुरु ऐप एंड देन यू कैन हैव अ लुक. राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेमो लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक. ओके, good evening everyone. So let us start with the class. So in this class we'll be discussing about another production function which is fixed input proportion. So it is also called as Leontief production function. One second. Leontief production function. इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कॉप्टॉगलर्स और CES प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में देखा था. आज की क्लास में हम लोग दो प्रोडक्शन फंक्शंस देखेंगे विच इज लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन जिसको हम लोग फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वील सी ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक यू ऑल टू नोट सम थिंग्स डाउन. स्पेस इतनी कम है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते भी आई विल टेल यू. बट हाँ, फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन या फिर लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये रहता है कि इट यूजेस फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ इनपुट्स हैविंग नो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन देम. इसमें हम लोग इनपुट्स को एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पिज्जा बना रहे हो एंड आपको उसमें एक ओवन एंड 2 वर्कर्स की जरूरत है तो आपको हमेशा हर पिज्जा बनाने के लिए एक ओवन और 2 वर्कर्स की ही नीड होगी. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप तीसरे वर्कर को ले आओ, वो कुछ भी आउटपुट को इंक्रीज नहीं करेगा. या फिर आप एक और ओवन ले आओ, विदाउट वर्कर्स ओवन कुछ नहीं करेगा. तो आप जो इनपुट का प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड यूज कर सकते हो इन बिल्डिंग अनदर यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक पिज्जा बनाना है एंड आपको पता है इसके लिए आपको एक ओवन प्लस 2 वर्कर्स चाहिए, तो अगर आपको दूसरा पिज्जा बनाना है तो उसके लिए भी आपको 2 ओवन प्लस 4 वर्कर्स चाहिए. जो मेरा प्रपोर्शन है ओवन और वर्कर्स का वो यहाँ भी सेम है और वो यहाँ भी सेम है. ठीक है, तो कहने का बात यह है किसी भी एक इनपुट को बढ़ाने से आउटपुट नहीं बढ़ेगा. अगर बढ़ेंगे तो दोनों इनपुट सेम प्रपोर्शन में पड़ेंगे एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कोएफिशिएंट या फिर फिक्स्ड इनपुट प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी. इसका मतलब ये भी है कि मैं अवन को पिज्जा के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, अवन को वर्कर के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, ना ही मैं वर्कर को अवन के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रोडक्शन फंक्शन में कोई भी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं होती. मतलब मैम हम बोल सकते हैं ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये 0 है क्योंकि दोनों फैक्टर इनपुट्स के बीच में कोई भी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं रहती. ठीक है, तो इन लोगों का जो कैपिटल बाय लेबर रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि हम दोनों इनपुट को सेम प्रपोर्शन में यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब इसके बाद एक दो और इंपॉर्टेंट चीज है फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे. जो लियोंटिफ प्रोडक्शन फंक्शन है ये L शेप्स बनते हैं, मतलब इनके जो आइसोकॉन्स होते हैं वो L शेप्ड बनते हैं. ठीक है, एंड जो किंक रहता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये जो किंक है इसी पे ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है.
अपार्ट फ्रॉम दिस किंक और किसी भी पॉइंट पे एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ लेती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए, अब ए पॉइंट पे आप नोटिस करोगे जो एक्स है इसकी वैल्यू तो फिक्स ही है और वाई चेंज हो रहा है, ठीक है, और मैंने अभी कहा कि कोई एक इनपुट को चेंज करके आप वो आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सेम अगर मैंने कोई पॉइंट बी लिखा, अब यहाँ x की वैल्यू चेंज हो रही है बट y सेम है, आप नहीं ले सकते। किंक ही ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों का एक प्रपोर्शन है। तो अगर मैं एक आइसोकॉन्स का मैप बनाऊंगी, ठीक है, जो एल शेप्ड है, तो ये मेरा होगा टेक्निकली एफिशिएंट, ये मेरा टेक्निकली एफिशिएंट पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइसोकॉन्स हमेशा हमारे यहाँ पे एल शेप में होते हैं और आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय फिक्स प्रपोर्शन ऑफ इनपुट्स, ठीक है। अब इसका एक मैथमेटिकल या एल्जेब्रिक फॉर्म भी होता है जो हम आज की क्लास में देखेंगे। आपने देखा होगा हर प्रोडक्शन फंक्शन का एक पर्टिकुलर फॉर्म रहता है। तो फिक्स्ड इनपुट प्रपोर्शन या फिर लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन का क्या है वो मैथमेटिकल फॉर्म, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास नाउ। तो फिक्स कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड। अभी देखा मैम, इनपुट एक फिक्स प्रपोर्शन में यूज होगा, अब वो कुछ भी हो, ठीक है। अब इसमें MRTS अनडिफाइंड होता है एट द कॉर्नर, अनडिफाइंड एट द कॉर्नर एंड जीरो एंड इनफाइनाइट समवेयर एल्स, ठीक है। तो MRTS अनडिफाइंड होता है कॉर्नर पे और जीरो या इन्फिनिटी होता है कहीं भी और, अगर आप देख लोगे तो, ठीक है। चाहे आप यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देखो, यहाँ देख लो, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट अस मूव अहेड। शेप ऑफ द आइसोकॉन्स, जैसे मैंने कहा इसमें शेप ऑफ द आइसोकॉन्स एल शेप होता है और आइसोकॉन्स के पास एक कॉर्नर होता है जो कि एकदम टेक्निकली एफिशिएंट इनपुट कॉम्बिनेशन बताता है, और एनी इंक्रीज इन वन इनपुट विदाउट एन इंक्रीज इन अनदर डज नॉट रेज द आउटपुट। अभी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं मैम। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर 10/10 का कुछ है इनपुट कॉम्बिनेशन 10,10 जो कि 100 यूनिट्स बना रहा है, अब इसमें ये वाला देख लो या ये वाला देख लो, ये दोनों टेक्निकली इनएफिशिएंट हो गए, क्योंकि इसमें आई एम नॉट रेजिंग द फर्स्ट इनपुट, आई एम जस्ट रेजिंग द सेकेंड इनपुट। या फिर ये कॉम्बिनेशन देख लो, इसमें आई एम रेजिंग द फर्स्ट बट आई एम नॉट रेजिंग द सेकेंड, तो ये 100 यूनिट्स तो बनाएंगे बट ये टेक्निकली इनएफिशिएंट होंगे। एफिशिएंट सिर्फ कहाँ होगा, किंक पर, ठीक है। अब मैं अलग अलग अगर आइसोकॉन्स को एक ग्राफ पे प्लॉट कर दूंगी तो मुझे आइसोकॉन मैप मिल जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, ठीक है। तो अलग अलग आइसोकॉन्स के जिसके पास किंक हो विल गिव मी एन आइसोकॉन मैप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक एग्जांपल दिया है कि ए, बी और सी। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, एक और यहाँ पे बना दूं, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई पॉइंट ए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई पॉइंट बी एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई पॉइंट सी। दिस इज माई आइसोकॉन 1 जो कि मुझे कितना आउटपुट दे रहा है मैम, 100 यूनिट्स। ये है मेरा आइसोकॉन 2 जो कि मुझे दे रहा है 150। ये है मेरा आइसोकॉन 3 जो कि मुझे दे रहा है 200, ठीक है। तो जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर मैं इन किंग्स को ओरिजिन से जोड़ दूंगी तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग फिक्स्ड इनपुट कोएफिशिएंट में डील कर रहे हैं, तो जो इनपुट्स का रेशो है वो मेरा पूरा ही थ्रू आउट द प्रोसेस फिक्स रहता है, तो मुझे एक लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। और ये लाइन मुझे बताती है फिक्स्ड इनपुट रेशो चल रहा है। अब जैसे कि रिटर्न्स टू स्केल होता है, वैसे इसमें भी रिटर्न्स टू स्केल होता है। अब ये कांस्टेंट हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, जो हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया था, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट रहता है तो CRS प्रिवेल करता है, जो अभी हमने डायग्राम बनाया है वो एक कांस्टेंट का है, बट ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम। अब कॉस्ट, ये भी वही केस है बट इसको हमने एक और पर्सपेक्टिव फिक्स्ड कोएफिशिएंट केस में जोड़ दिया है। यूजुअली कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ये रहता है कि एक पॉइंट जहां पे फर्म प्रोड्यूस करती है पर्टिकुलर आउटपुट को एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, सबसे कम, सब लोग का यही मानना होता है, ठीक है। अब इनपुट्स फिक्स प्रपोर्शन में यूज होता है, कॉस्ट एकदम मिनिमम हो, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर फिक्स्ड कोएफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज होती है, इनपुट्स एकदम फिक्स्ड रेशो में यूज होते हैं। अगर एक मशीन और 2 वर्कर है तो एक मशीन और 2 वर्कर का रेशो ही पूरे दौरान चलेगा। कॉस्ट मिनिमाइज करेगी फर्म्स अपनी, ठीक है, और कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेगी बाय यूजिंग एग्जैक्ट प्रपोर्शन ऑफ इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड। कोई भी डिविएशन हुआ इंक्रीज और डिक्रीज में ऑफ इनपुट्स तो फिर वो आउटपुट को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। अब लियोन्टिफ क्या कहते हैं? लियोन्टिफ कहते हैं कि इस प्रकार के प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ किंक ही है जो हमारे आइसोकॉन का एक पार्ट है जहां पर मेरा कॉस्ट मिनिमाइज होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ, जैसे आप लोगों को याद होगा अपन लोग जब कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन देखते हैं तो हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं, दिस इज माई एक्सिस, दिस इज माई आइसोकॉन एंड दिस इज माई बजट लाइन।
जहां पर ये लोग टेंजेंट रहते हैं ये मेरा कॉस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम होता है। बट यहाँ पर तो मैम हम लोग ऐसा आइसोकॉन्ट बना ही नहीं रहे, यहाँ पर तो एल शेप्ड आइसोकॉन्ट बन रहा है, तो एल शेप्ड आइसोकॉन्ट बनेगा, ये हमारे एक्सिस रहेंगे। ठीक है, अब इस एल शेप्ड आइसोकॉन्ट पे ये रहेगा मेरा किंक और यहां से मेरी बनेगी आइसोकॉस्ट लाइन। ठीक है, तो आइसोकॉन्ट के साथ जो हम लोग टेंजेंट लाइन बनाते हैं वो है आइसोकॉन्ट। सो द थ्योरी इज सेइंग दैट ये आइसोकॉन्ट लाइन भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, एंड आइसोकॉन्ट लाइन किंग के अलावा मेरे डायग्राम को और कहीं टच नहीं करेगी, मतलब यहाँ 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 और कहीं मैं आइसोकॉन्ट लाइन नहीं बना सकती, सिर्फ कॉर्नर पे ही मेरी आइसोकॉन्ट लाइन बनती है। ठीक है, अब आइसोकॉन्ट लाइन क्या होती है? आइसोकॉन्ट लाइन वो लाइन होती है द कॉस्ट all the combinations of labor and capital that cost the same amount। ठीक है, तो आइसोकॉस्ट लाइन शोज अस ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो हमें सेम अमाउंट देती है। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है विच टेल्स अस दैट मोर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग लेस ऑफ द अदर इनपुट। ठीक है, ताकि टोटल कॉस्ट हमारा सेम हो, मतलब मोर ऑफ वन इनपुट मीन्स लेस ऑफ अनदर इनपुट। दैट इज व्हाट इज रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन। ठीक है, अब लेट अस मूव अहेड, लेट मी जस्ट चेक। यस, ठीक है, तो हमने आइसोकॉस्ट लाइन देखा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है। हमने ये देखा कि एक इनपुट को यूज करने के लिए हमें दूसरे इनपुट को कम करना पड़ेगा ताकि हमारा कॉस्ट सेम रहे। आइसोकॉस्ट लाइन की डेफिनेशन देख ली, इसका शेप देख लिया। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट आइसोकॉन्ट हमारा एल शेप रहता है और कॉर्नर पे हमारे फिक्स प्रपोर्शन रहते हैं। आइसोकॉन्ट लाइन इसी पॉइंट पे हमारी टेंजेंट रहती है। यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फर्म आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जिससे हमारे बिल्कुल भी इनपुट्स वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग यू। और कहीं टेंजेंसी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो जो हम यूजुअली देखते हैं, तो जो हमारा स्टैंडर्ड रहता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे नहीं रहती, सिर्फ फर्म किंक वाला पॉइंट ही चूज करते हैं। ठीक है, चलो अब बहुत सारी अलग अलग आइसोकॉस्ट लाइंस हो सकती है, फर्म वही वाला पिक करेगा जो लोएस्ट होगा। ठीक है, जो लोएस्ट किंक को टच करेगा वही वाला वो पिक करेगी। क्यों? क्योंकि वो दिखाता है कि फर्म इज यूजिंग मिनिमम कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। ठीक है, तो अगर हम बड़ा ग्राफ बनाए जिसमें बहुत सारे एल शेप्ड कर्व्स हैं, बहुत सारे किंक है, बहुत सारी आइसोकॉस्ट लाइंस है, तो फर्म विल पिक द लोएस्ट वन दैट विल टच द आइसोकॉन्ट एट किंक, बिकॉज वो सबसे कम कॉस्ट हमें बताता है। ठीक है, चलो let us move ahead। ये सब हमने देख लिया, लोएस्ट आइसोकॉस्ट लाइन ये भी हमने देख लिया। अब फर्म्स ऑलवेज यूजेस इनपुट कांस्टेंट रेशियो, मैम 10वीं बार ये लाइन आ रही है। ठीक है, एक्सपेंशन पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो अभी ऊपर मैंने एक चीज दिखाई थी, अगर ये मेरा ग्राफ है एंड ये मेरे अलग अलग आइसोकॉन्ट्स हैं, तो किंग को जोड़ते हुए ओरिजिन से निकलते हुए जो लाइन निकलती है उसको मैं बोलती हूँ एक्सपेंशन पाथ, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब ये अगेन एग्जाम्पल है, अगर एक रेशो है x और y का जिसमें 1:1 में यूज कर रही हूँ, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू y, मतलब सेम प्रपोर्शन में यूज कर रही हूँ। ठीक है, जनरली अगर मैं L/K को लिखूं M/N, तो एक्सपेंशन पाथ की जो मेरी इक्वेशन होगी वो ऐसे निकल के आ सकती है, K इज इक्वल्स टू M/N मल्टीप्लाइड बाय L। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं LK/MN। ठीक है, तो अगर मुझे K चाहिए है, K को मुझे अकेला करना है, तो L इज इक्वल्स टू N/M इज इक्वल्स टू K एंड दैट इज व्हाट इज रिटन है। ठीक है, तो ये हम K का एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। नाउ जो मैं आपको बता दी थी कि हर एक प्रोडक्शन फंक्शन का एक लीनियर एल्जेब्रिक फॉर्म होता है, सो दिस इज द लीनियर एल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन और फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन, दोनों का नाम सेम है। ठीक है, विच इज Q इज इक्वल्स टू min ऑफ L/A एंड K/A। तो इसमें मैम ये पता चल रहा है कि Q हमें बता रहा है कि हमारा ये आउटपुट है, K हमें बता रहा है कैपिटल है, L हमें बता रहा है लेबर है, और जिसमें A और B है इट इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर नीडेड। ठीक है, तो ए और बी हमारे कोएफिशिएंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर नीडेड है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। अब ये जो MIN है ये हमें बताता है मिनिमम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द मिनिमम इनपुट
available. Output is determined by the minimum input available. तो जो भी सबसे कम इनपुट होगा आउटपुट उसी से डिटरमाइन होगा. दैट इज वाई हमने वहां पर मिनिमम लिख के रखा है. ठीक है, तो इनपुट्स फिक्स रेशियो में यूज हो रहे हैं ए और बी, और डबलिंग इनपुट्स डबल्स द आउटपुट विच शोज कि हमारा CRS है. ठीक है, अब टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हम डिराइव कर रहे हैं. तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिराइव करने के लिए एक कंडीशन इन लोगों ने दी है विच इज कैपिटल को हमने फिक्स्ड रखा है. ठीक है, तो अब ये कैसे हो रहा है ये हम देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल अपना प्रोडक्शन फंक्शन लिख लेते हैं लियोनटिफ का, विच इज Q इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ LA एंड KB. ठीक है, जिसका मतलब ईच यूनिट ऑफ आउटपुट नीड्स A यूनिट ऑफ लेबर एंड B यूनिट्स ऑफ कैपिटल. पहले तो ये प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये दिखा रहा है. ठीक है, अब हमें बोल दिया है कि कैपिटल तो भाई फिक्स्ड है, मतलब कैपिटल मेरा कांस्टेंट है, तो कैपिटल चेंज नहीं होगा, लेबर ही अब हमको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब आउटपुट को हम अगर रीराइट करें तो हो जाएगा L अपॉन A कॉमा कैपिटल कांस्टेंट अपॉन B. ठीक है, तो अब कॉस्ट मिनिमाइजिंग कंडीशन अगर हम लिखें तो हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं इसको कि L अपॉन A इज इक्वल्स टू डेल्टा K, यानी K बार अपॉन B, डेल्टा K नहीं, L अपॉन A K बार अपॉन B. अब अगर मैं लेबर का इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगी K बार A बाय B. ठीक है, तो ये मैंने लेबर की इक्वेशन लिखी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउटपुट जो डिटरमाइन होगा वो लेबर के कारण ही होगा, क्योंकि कैपिटल तो हमने फिक्स्ड कर दिया. ठीक है, तो हम लोग को लेबर के कारण ही करना पड़ेगा, तो मैंने लेबर की इक्वेशन यहाँ पे लिख दी. ठीक है, तो दिस इज वेयर हमारा लेबर कम्स इन द पिक्चर. नाउ यहाँ पे लिखा है फाइनली Q स्टार इज इक्वल्स टू K बाय B. इतना तो समझ आ गया मैम, बट देन आउटपुट K बार और B कैसे हुआ, ये A कहाँ गया हमारा, तो इसका डेरिवेशन एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, तो आउटपुट में ये जो A है ये कहाँ चला गया, यहाँ पे आउटपुट की इक्वेशन K बार अपॉन B है, बट यहाँ पे हमें L निकल के आ रहा है एक, तो अब हम वो सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो लेट अस, आई विल राइट इट हियर. सब्स्टिट्यूट, आई एम राइटिंग अ लाइन हियर, L star back in the production function. तो L star को अगर मैं वापस अपने प्रोडक्शन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू मिन L स्टार A अपॉन K बार अपॉन B. ठीक है, अब इसमें मैं L की वैल्यू डाल रही हूँ अपने, तो L की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू मिनिमम A बाय B K अपॉन A कॉमा K बार बाय B. मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये वाली जो L की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दिया. ठीक है, तो ये जो मेरा था ये L की वैल्यू थी. अब क्या करूँगी मैं, अब बस मैं क्रॉस कर दूँगी, यानी मैं कटिंग करूँगी थोड़ी सी, तो यहाँ से ये A और ये A मेरा कैंसिल हो गया. ठीक है, तो ये मेरा बच गया मिनिमम ऑफ K बार बाय B मेरा जो आउटपुट है वो डिटरमाइन हो रहा है K बार बाय B पे, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि Q स्टार इज इक्वल्स टू K बार बाय B, दैट इज K कांस्टेंट बाय B, क्योंकि हमने A को कैंसिल कर दिया. ठीक है, so this is the derivation all about. So this was it. Now we'll move to the next. अब टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इसका बिहेवियर कैसे है अब हमें ये जज करना है. ठीक है, तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं. अब देखो इसी में ही देख लो, जो L स्टार है वो मुझे डिनोट कर रहा है L स्टार दिस. ठीक है, और L मुझे बता रहा है लेबर. ओके, तो अब जब मेरा ये वाली कंडीशन है, जब मेरा L स्टार ज़्यादा है और लेबर कम है, तो आई एम सेइंग दैट लेबर इज इनसफिशिएंट रिलेटिव टू फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है, क्यों, इक्वेशन कैसी है, अगर आपको इक्वेशन ऐसी नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे देखो,
अब a बाय बी तो हमारे कांस्टेंट है, तो a बाय बी को अगर हम इग्नोर भी कर दें, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा भी दूं तो ये इक्वेशन बन जाती है। एल स्टार हमारा के कांस्टेंट कैपिटल है और ये हमारा लेबर है, तो आई एम सेइंग दैट लेबर इज इनसफिशिएंट रिलेटिव टू द फिक्स्ड कैपिटल। दैट मीन्स लेबर इज द लिमिटिंग फैक्टर। जो भी इनसफिशिएंट वेरिएबल होता है वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में हम मिन लिखते हैं, तो यहाँ पे लेबर हमारा मिनिमाइजिंग फैक्टर है। तो फिर जो भी हमारा फैक्टर मिनिमाइजिंग होता है आउटपुट उसी से डिटरमाइंड होता है। तो आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय Q इज इक्वल्स टू L बाय A। तो आउटपुट इससे डिटरमाइंड होता है। तो इसके कारण लेबर की प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि हम आउटपुट लेबर से ही डिटरमाइन कर रहे हैं, लेबर की मदद से, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर ये केस देखें, ये इस केस का ऑपोजिट है, यहाँ पे लेबर इज ग्रेटर देन कांस्टेंट कैपिटल, ठीक है, विच मीन्स दैट यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है, यहाँ पे हमारा जो लेबर है, सबसे पहले तो लेबर इज एक्सेसिव, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल कम है, तो कैपिटल इज आर बाइंडिंग या फिर लिमिटिंग फैक्टर। मतलब कैपिटल यहाँ पे मिनिमम है, तो आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय कैपिटल। सिंपल, ठीक है। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू K बाय A, ठीक है। इसका मतलब K बाय B, सॉरी, आउटपुट कैपिटल का कोएफिशिएंट इज B, तो इट मीन्स दैट एडिशनल लेबर कैन नॉट इंक्रीज द आउटपुट, वी हैव टू डिटरमाइन द आउटपुट बाय कैपिटल, ठीक है। तो ये बता रहे हैं हम लोगों को कि कैप TPL रिमेन्स कांस्टेंट, विच मीन्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी अब, क्योंकि लेबर कुछ अब योगदान नहीं दे रहा है, अब हमारा कैपिटल ही योगदान दे रहा है, ठीक है। चलो, देन नेक्स्ट अप वी कम टू किंग्ड आइसोकॉन्ट विथ फाइनाइट प्रोसेसेस। तो किंग्ड आइसोकॉन्ट विथ फाइनाइट प्रोसेसेस कुछ भी नहीं है। किंग्ड आइसोकॉन्ट फाइनाइट प्रोसेसेस ये बता रहा है कि जो हमारा किंग्ड आइसोकॉन्ट है उसमें तो सिर्फ किंग ही टेक्निकली एफिशिएंट पॉइंट है। अब ये पॉइंट्स तो फाइनाइट ही होंगे, इनफाइनाइट हो ही नहीं सकते। तो एक आइसोकॉन्ट कर्व जिसमें सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स दैट प्रोड्यूस द सेम आउटपुट दिखाता है। किंग्ड आइसोकॉन्ट हमें बताता है कि ये सारे इनपुट्स फिक्स्ड प्रपोर्शन में यूज होते हैं, और आउटपुट भी तभी चेंज होगा जब हम इन इनपुट्स को इंक्रीज भी एग्जैक्ट प्रपोर्शंस में करेंगे। तो फाइनाइट प्रोसेसेस का मतलब ये होता है कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, दैट इज वे टू कंबाइन इनपुट्स विच आर अवेलेबल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। प्रोडक्शन टेक्निक मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग इनपुट को कैसे कंबाइन करेंगे। तो फाइनाइट प्रोसेसेस मुझे यही बता रहा है कि हम बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्निक्स को कंबाइन कर सकते हैं टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आउटपुट, क्योंकि हमें फिक्स्ड कोएफिशिएंट मेंटेन करके चलना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है 2 वर्कर या फिर 1 मशीन से, या फिर 1 वर्कर और 3 मशीन से। तो ये कॉम्बिनेशंस फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं है, और ये फीजिबल है। तो ये इसलिए हम लोग को कहा है कि किंग्ड आइसोकॉन्ट विथ फाइनाइट, क्योंकि बहुत फाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे टू प्रोड्यूस एन आउटपुट विद द गिवन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर बहुत सारे आइसोकॉन्ट्स मिले होंगे, बहुत सारे किंग होगी उसमें, तो कुछ सेगमेंट्स होंगे जो एफिशिएंट प्रोडक्शन दिखाएंगे। तो वही चीज़ है। तो हर टेक्निक का एक फिक्स्ड रेशियो रहता है, कुछ ही पॉइंट्स होंगे जैसे कि ABCDE जो एक आउटपुट बनाएंगे, और इन सबको ज्वाइन करके हमें किंग्ड आइसोकॉन्ट का पाथ मिलेगा, ठीक है। इसका डायग्राम नीचे है। जैसे इस एग्जाम्पल में सिर्फ A, B और C ही है जो हम लोगों को फिक्स्ड इनपुट के साथ साथ फीजिबल कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं। अगर हम O से E को देखें तो ये हमारा एक फिक्स्ड आइसोकॉन्ट पाथ है जो हम लोग को थ्योरी में लिखा है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ किंग गिव्स अस किंग्ड आइसोकॉन्ट पाथ। नाउ kings points between kings are not directly feasible with a single technique। तो ये जो points है between the kings, ये single technique से defined नहीं है, ठीक है। अब 1 मिनट रुको। Okay, I think my audio is not buffering, recording भी ठीक है। हाँ, तो की पॉइंट्स इसमें यही याद रखने के हैं कि पॉइंट्स बिटवीन द किंग्स आर नॉट डायरेक्टली फीजिबल विद अ सिंगल पॉइंट।
तो ये जो अगर मैंने बनाया ए और बी, तो ये ए के बीच में के जो जितने भी पॉइंट्स हैं, राइट, या जो भी एरिया है, ये बिल्कुल भी डायरेक्टली फीजिबल नहीं है। ए और बी ही फीजिबल है, बाकी पॉइंट्स फीजिबल नहीं है, ठीक है। और इनपुट्स अगर डिविजिबल हैं देन द फर्म कैन प्रोड्यूस द आउटपुट थ्रू वेटेड एवरेजेस ऑफ टेक्निक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये सब हम धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस कैसा है हमारा, हम लोग फिक्स प्रपोर्शन टेक्निक यूज कर रहे हैं मैम, स्पेसिफिक वे यूज कर रहे हैं। इनपुट्स डिविजिबल है, मतलब आई कैन यूज एंड आई कैन डिवाइड द इनपुट्स, तो मैं फ्रैक्शन ऑफ इनपुट्स यूज कर सकती हूँ। तो इसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन फिक्स्ड टेक्निक, फर्म अलग अलग टेक्निक को यूज कर सकती है इन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, ठीक है। तो फिक्स प्रपोर्शनल टेक्निक्स, जब हमारे इनपुट्स डिविजिबल हो, एक टेक्निक को यूज करने की जगह अलग अलग टेक्निक्स में यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टेक्निक यूज करी, टेक्निक 1, जहाँ पे मैंने 2 लेबर और 1 कैपिटल प्रोड्यूस करा। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 2 लेबर और 1 कैपिटल को यूज करा। टेक्निक बी है मेरी, जिसमें मैं 1 लेबर और 3 कैपिटल को यूज कर रही हूँ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए, ठीक है। अब मैंने हाफ ऑफ फर्स्ट एंड हाफ ऑफ सेकेंड यूज करी, बट मेरा एक ही यूनिट बन रहा है, तो मैंने अलग अलग टेक्निक्स यूज कर कर एक आउटपुट बनाया। तो ये एक प्रोसेस कहलाता है कि वी आर प्रोड्यूसिंग थ्रू वेटेड एवरेजेस ऑफ टेक्निक, यानी अलग अलग टेक्निक्स का कुछ कुछ पार्ट लेकर हम अपना आउटपुट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये इतना ज़्यादा हमको इसमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि दिस इज जस्ट फैक्ट, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो दिस अलाउज द प्रोडक्शन एट इंटरमीडिएट इनपुट रेशियोज, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। एज अ नंबर ऑफ फिक्स प्रपोर्शन टेक्निक्स इंक्रीज, आइसोकॉन बिकम्स स्मूथ। अब इस प्रॉब्लम, इस प्रोडक्शन फंक्शन का प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हम लोग टेक्निक बढ़ाते हैं, आइसोकॉन्ट हमारा स्मूथ बनते जाता है, ठीक है। स्मूथ बनते जाता है मतलब उसका शेप किंक से चेंज होके कॉन्वेक्स बनने लगता है, ठीक है। और अगर हमारा ज़्यादा आइसोकॉन्ट कॉन्वेक्स बन गया तो हमारा लिमिटिंग केस हो जाएगा फिक्स प्रपोर्शन टेक्नोलॉजीज का, मतलब फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर वो फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं रहेगा, फिर वो या तो कॉप-डॉगलेस बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज सेइंग हियर। अब ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये तो हम अपने ऊपर देख ही चुके हैं, 10 बार मैंने आपको बना दिया डायग्राम। तो इस डायग्राम में वही दिखा है, एल शेप्ड है, एक्स और वाई हमारे इनपुट्स हैं जो फिक्स प्रोपोर्शन में यूज हुए हैं। Q 100 है, कॉर्नर पॉइंट इसका A है, ठीक है। एंड इसके ऊपर अलग अलग कॉम्बिनेशन है BC, ठीक है, जो हमें सेम आउटपुट ही दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए। अगर हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे ABC को, तो हमें एक रे मिलेगी ओरिजिन से। आइसोकॉन्स L शेप है, तो आइसोकॉस लाइन कैन टच आइसोकॉन ओनली एट द किंक, या फिर कॉर्नर पॉइंट पे ही टच कर सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, आई थिंक नथिंग यूनिक। देन फर्म की मिनिमम इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव होगी। एक्सपेंशन पाथ ऑफ द फर्म इज अ स्ट्रेट लाइन OE विच इज पासिंग, जो बीच में से लाइन निकली है OE, ये हमारा एक्सपेंशन पाथ दिखा रही है, ठीक है, दिस लाइन। चलो नेक्स्ट अप, व्हाट इज सेड हियर। अब ये अलग अलग आइसोकॉन्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 उनकी किंग्स है, और इनकी किंग्स पे आइसोकॉस्ट लाइन बनी है। तो जब हम इन आइसोकॉन्स लाइन को कनेक्ट कर लेंगे, तो ये मुझे जो A से लेकर B और ये वाला जो सा पाथ दिख रहा है, ये है ये कहलाता है आइसोकॉन्ट पाथ, किंग्ड आइसोकॉन्ट पाथ, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, ABCD सारे फीजिबल है हमारे, इसको ज्वाइन करके हमें मिलेगा किंग्ड आइसोकॉन्ट पाथ, ठीक है। अब पाथ, अब आप देखो अगर इसको, तो ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स जैसा दिख रहा है, तो आइसोकॉन्ट हमारा स्मूथ होने लगता है धीरे धीरे। तो ऑल्दो द पाथ रिजेंबल्स स्मूथ कॉन्वेक्स, दिख रहा है स्मूथ कॉन्वेक्स जैसा, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। इनपुट कॉम्बिनेशन जो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स के ऊपर लाए करेंगे, ये डायरेक्टली 100 नहीं बना सकते, क्योंकि सिर्फ किंग ही 100 बनाएगा। तो यहाँ पर अगर इस डायग्राम में मैं देखूँ, तो या तो मैं A पे चलूंगी या तो मैं B पे चलूंगी। ये A से B तक के बीच का जो रास्ता है, ये बिल्कुल भी मुझे फीजिबल आउटपुट बना के नहीं देगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे प्रपोर्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट फिक्स प्रपोर्शन एक इंक्रीज होता है तो कॉन्वेक्स होने लगता है, ये हम देख चुके हैं। सो दिस वाज अबाउट फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ वी कम टू द ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन। अब ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फंक्शन है, बट ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्रोडक्शन फंक्शंस में से आता है, ठीक है। तो जो ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन है, ये हम बोल सकते हैं एडवांस वर्जन ऑफ कॉप-डॉगलेस है, ऑल्टरनेटिव एक्सटेंशन है कॉप-डॉगलेस का, ठीक है, थोड़ा सा। अब अपार्ट फ्रॉम दैट दिस प्रोडक्शन फंक्शन वॉज गिवन बाय
क्रिस्टन, जॉगरसन एंड लाओ। ठीक है, क्रिस्टन, जॉगरसन एंड लाओ ने प्रोडक्शन दिया था 1973 अराउंड। ये प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। ओके, अब ट्रांसफर प्रोडक्शन फंक्शन form from the constant elasticity of substitution production function form. It takes the log of CES forms and expand it using Taylor series. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। ठीक है, कि जो ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन है वो थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है कॉप डॉगलस और CES का। अब ये CES को यूज करता है और फिर कुछ उसमें चीजें ऐड ऑन करता है, लॉग लगाता है, एंड देन हमारा ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन बन जाता है। ठीक है, यही लाइन यहाँ पे लिखी है कि कांस्टेंट इलास्टिक फंक्शन CES को यूज कर इसका लॉग लगाकर इसको एक्सपैंड करता है, तब जाके हमारा ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब ट्रांसलॉग का मतलब क्या होता है? अगर मैं ऐसे देखूं तो ट्रांसलॉग का मतलब होता है ट्रांसेंडेंटल लॉगैरिथमिक, मतलब हम कुछ तो लॉग लगा ही रहे हैं। तो अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन वील जंप ऑन टू दिस। मुझे थोड़ा सा पेज जैसा चाहिए होगा कुछ। ओके, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको मैं एक प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्म बताऊंगी, आप उस प्रोडक्शन फंक्शन से ही देखना, जो नोट्स में दिया है उससे मत देखना। ओके, तो अब अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन दैट shows how output changes when input changes without forcing strict assumptions. लाइक कॉब डॉगलस। ठीक है, अब कॉब डॉगलस के साथ प्रॉब्लम क्या थी? कॉब डॉगलस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अजम्पशंस यूज़ करे थे, जैसे परफेक्ट कंपटीशन का अजम्पशन, देन कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अजम्पशन, जैसे उसमें इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा इक्वल टू 1 रहती है। ठीक है, अब जो हमारा ट्रांसलॉग है वो कॉब डॉगलस के स्ट्रिक्ट अजम्पशंस को हटा देता है। वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन फंक्शन है जो हमें ये बताता है कि आउटपुट चेंज कैसे होंगे जब इनपुट चेंज हो, विथ रिमूविंग दीज अजम्पशन, इन अजम्पशन को हटाकर। ये भी वही चीज़ बता रहा है कि इनपुट के चेंज करने से आउटपुट कैसे चेंज होगा, बट इसमें अजम्पशंस नहीं है ऐसे जो कॉब डॉगलस में थे। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है एज कम्पेयर टू कॉब डॉगलस। ठीक है, अब मैं आपको इसका फॉर्म बताती हूँ, यानी कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्शन फंक्शन का एक फॉर्म तो होता ही है। तो इसका फॉर्म अब हम लिखते हैं थोड़ा सा। तो log Q इज इक्वल्स टू AO प्लस A1 log L प्लस A2 log K प्लस A11 log L का स्क्वायर प्लस A22 log K का स्क्वायर प्लस A12 log L log K। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत सिंपल है। आप देखो, एक इसमें इंटरसेप्ट टर्म है, फिर हमने एक बार A1 log L करा है, A2 log K करा है। अब मैम A1 log L क्या बता रहा है मुझे? A1 log L मुझे बता रहा है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लेबर ऑन द आउटपुट। ठीक है, तो ये मुझे क्या बता रहा है? डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ लेबर ऑन आउटपुट। मैम सेम अगर मैं देखूँ सेकेंड टर्म विच इज A2 log K, तो ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ कैपिटल ऑन आउटपुट। तो ये मुझे डायरेक्ट इफेक्ट बता रहे हैं क्योंकि ये लीनियर फॉर्म्स है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो फिर चेंज हो रहा है हमारा। फिर मैं लिख रही हूँ A11 log L का स्क्वायर, फिर मैं लिख रही हूँ A22 log K का स्क्वायर। ठीक है, अब A11 और A22 log L और A log K, तो ये सब क्या बता रहे हैं मुझे? जो पावर में है वो एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो log L का स्क्वायर एंड log K का स्क्वायर shows non-linear effects।
एक ऊपर मुझे लीनियर इफेक्ट्स बता रहे हैं, अब मुझे ये नॉन लीनियर इफेक्ट्स बता रहे हैं, ठीक है। ये कैप्चर करता है, कैप्चर्स इंक्रीजिंग और decreasing, this captures increasing or decreasing returns more flexibly. This captures increasing और decreasing returns. तो मैम A1 log L लीनियर इफेक्ट बता रहा है, log L का स्क्वायर हमें नॉन लीनियर इफेक्ट बता रहा है, प्लस इसको देख के मैं ये बता सकती हूँ कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स है या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, ठीक है, दोनों। एंड A11 एंड A22 इज जब हम log L को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट टर्म जो हमारा है वो है इंटरैक्शन टर्म, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको। अगर मैं लिख रही हूँ A12 देन इसके बाद मैं लिख रही हूँ log L log K, मतलब मैं यहाँ लेबर और कैपिटल को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। A1 स्टैंड्स फॉर लेबर का कोएफिशिएंट, A2 स्टैंड्स फॉर कैपिटल का कोएफिशिएंट, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया A12, मतलब लेबर और कैपिटल को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको बोलते क्या है, इस टर्म को बोलते हैं इंटरैक्शन टर्म। और ये क्या बताता है, इट टेल्स वेदर लेबर एंड कैपिटल आर कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। तो थोड़ा सा मैसी लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था, बट आप लोग अपने नोट्स में ध्यान से लिखना। तो हर टर्म कुछ ना कुछ बताता है, जैसे कि जो मेरा log L का स्क्वायर है वो बताता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न है, और जो मेरा इंटरैक्शन टर्म बताता है वो मुझे बताता है कि लेबर और कैपिटल कॉम्प्लीमेंट है दोनों या फिर दोनों सब्स्टिट्यूट्स है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है इन माय ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन। तो आई वुड से कि जो फंक्शनल फॉर्म आपको मैंने लिखवाया है वो वाला लिखना, ठीक है, जो नोट्स में लिखवा है वो मत लिखना। अब हम आते हैं वापस अपने इसकी तरफ। रुको, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, A11 A12 जो आगे चल के थोड़ी यूज आएगी। आई नीड सम स्पेस यार। चलो यहाँ देख लेते हैं। अब A12 मैम ये तो आपने बता दिया कि इंटरैक्शन टर्म होता है, ठीक है। अब अगर A12 मेरा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होता है ये हम लिख लेते हैं। 1 मुझे बता रहा है लेबर, 2 मुझे बता रहा है कैपिटल, ठीक है। तो A12 मोर देन 0 का मतलब होता है लेबर एंड कैपिटल आर कॉम्प्लीमेंट्स। मैम ये कैसे जज करा, इसका मतलब ऐसे जज करा मैंने कि 1 लेबर, नहीं रुको, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर increases as I increase the capital, ठीक है। तो A12 अगर मेरा पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज एज आई इंक्रीज द कैपिटल। तो जैसे अगर मेरी लेबर के साथ मैंने कैपिटल लगाया, उससे लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मतलब कैपिटल इज हेल्पिंग द लेबर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट हुए। सेम अगर मैं लिख दूं A12 इज लेस देन 0, मतलब A12 नेगेटिव हो गया, मतलब जब मैं कैपिटल को लेबर के साथ कंबाइन कर रही हूं तो प्रोडक्टिविटी लेबर की गिर रही है, मतलब अच्छे से यूज नहीं हो रहा है लेबर, दैट मीन्स लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट्स। तो ये भी दो इंटरप्रिटेशन है A12 के इंटरैक्शन टर्म के। तो जब ये पॉजिटिव रहता है मतलब दोनों साथ मिलकर प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, और जब ये नेगेटिव रहता है मतलब एक के मिक्स होने से दूसरे की प्रोडक्टिविटी गिर रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आगे कहीं ना कहीं आपको काम आ सकती है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम अपने बढ़ते हैं आगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि ये किसने इंट्रोड्यूस करा, कब इंट्रोड्यूस हुआ, और ये एडवांस वर्जन ऑफ CD एंड CES होता है। CES में ये लॉग लगाता है, फिर उसको एक्सपैंड करता है यूजिंग अ टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब मैम यहाँ पे हमने एक वर्ड देख लिया, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो इसका मतलब क्या होता है मैं ये बताती हूँ। तो ये जो क्रिस्टन, जॉगर्सन एंड लैन है, इन्होंने एक इंसान का आइडिया कॉपी किया था जो कि एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था टेलर। उन्होंने टेलर सीरीज दी थी। तो ये टेलर सीरीज का ही आइडिया क्रिस्टेंसन, जॉगर्सन एंड लाओ ने अपने ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन में यूज करा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन एंड नथिंग एल्स, ठीक है। 1973 में तो उन्होंने टेलर के आइडिया को यूज करा टू कंस्ट्रक्ट ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब इसको
और कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसको कहीं कहीं ना ऐसा भी बोलते हैं, टेलर एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब मैम इसको सेकेंड ऑर्डर क्यों बोला, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें हमने स्क्वायर टर्म्स भी यूज करे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर मतलब स्क्वायर टर्म्स। तो सेकेंड ऑर्डर इसलिए हम लोग बोलते हैं बिकॉज इट इंक्लूड्स स्क्वायर्ड टर्म्स। अगर कोई आपसे पूछे तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर टर्म्स, सेकेंड ऑर्डर बिकॉज इट इंक्लूड्स स्क्वायर्ड टर्म्स प्लस इंटरैक्शन टर्म्स भी था जो हमने देखा a12, ठीक है, विच इज log k का स्क्वायर भी हमने यूज करा प्लस log k इंटू log l भी हमने यूज करा, इसलिए हम लोग बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, नथिंग एल्स। तो ये कैप्चर करता है सेकेंड ऑर्डर हमेशा कर्वेचर, ठीक है, स्लोप जो हम लोग बोलते हैं स्लोप एंड कर्वेचर, तो कर्वेचर हमारा सेकेंड ऑर्डर कैप्चर करता है। फर्स्ट ऑर्डर हमारा सिर्फ स्लोप कैप्चर करता है, बट सेकेंड ऑर्डर हमारा कर्वेचर भी कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देन स्टॉपलर-सैमुएल्सन थ्योरम को टेस्ट करने के लिए भी हम ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन को यूज करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये जनरल फॉर्म मैंने आप लोग को जो बताया वो देखना, ये वाला मत देखना, ठीक है। तो जनरल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी नीचे बता चुकी हूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी एक्सप्लेन। चलो अब कुछ की प्रॉपर्टीज है ट्रांसलॉग की। फर्स्ट, ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज जो मैं आपको ऊपर बताई थी, आपको समझ आएगा व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है और ये अप्रोक्सीमेट कर सकता है किसी भी अननोन प्रोडक्शन फंक्शन को। आर्बिट्री का मतलब होता है अननोन प्रोडक्शन फंक्शन विदाउट एनी प्रायर रिस्ट्रिक्शंस। तो इसको फ्लेक्सिबल बोलते ही इसलिए क्योंकि ये किसी भी अननोन प्रोडक्शन फंक्शन को सॉल्व कर सकता है और एक पॉइंट तक सॉल्व कर सकता है, ठीक है। वेरिएबल इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट नहीं है। कॉप डॉगलस में इट वाज इक्वल टू 1, बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम अलाउ करते हैं इलास्टिसिटी को चेंज होने के लिए, जो कि ज़्यादा रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। देन इनपुट इंटरैक्शन इफेक्ट्स, जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स है, जो हमारी इंटरैक्शन टर्म्स कहलाती हैं, ये हमें गुड्स की इनपुट्स की कॉम्प्लीमेंटैरिटी या फिर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी दिखाती है, अभी हमने देखा, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक इनपुट का डिपेंड करता है लेवल ऑफ अदर इनपुट। मैंने आपको बताया था ना, अगर A12 है तो मैं लेबर की प्रोडक्टिविटी देख रही हूँ व्हेन आई एम मिक्सिंग अ कैपिटल विद इट, तो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक इनपुट की डिपेंड करते हैं ऑन द लेवल ऑफ अदर इनपुट, ठीक है। देन लीनियरिटी इन पैरामीटर्स, वेरिएबल्स हमारे अगर नॉन लीनियर है बट इसके कोएफिशिएंट्स हमारे जो है वो लीनियर है, दैट इज A11, A12, A22 एक्सेट्रा। तो ये जो है हमारा OLS की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो OLS की मदद से हम लोग इसकी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं अपन। देन रिटर्न्स टू स्केल, इस फंक्शन में भी कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस फंक्शन की मदद से होमोजेनाइटी और होमोथेटिसिटी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, बट हम होमोजीनियस है कि नहीं हमारा फंक्शन ये टेस्ट कर सकते हैं, होमोथेटिसिटी भी टेस्ट कर सकते हैं। और कॉप डॉगलस एक स्पेशल केस बन जाता है ट्रांसलॉग का, अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इसकी 0 आ जाए तो अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमने निकाली और वो 0 आ गया तो हमारा जो ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो कॉप डॉगलस बन जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस ओवर कॉप डॉगलस, वेरी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, यहाँ पे इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट नहीं रहता, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहता, ठीक है। ये थोड़ा और रियलिस्टिक है रियल वर्ल्ड से, ये इंटरैक्शन भी कैप्चर करता है, कर्वेचर भी कैप्चर करता है चीज़ों का, ठीक है। देन ये फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा अप्रोक्सीमेट कर सकता है ये। देन एम्पेरिकल स्टडी के लिए ये वाला ज़्यादा वाइडली यूज होता है एज कम्पेयर टू कॉप डॉगलस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। अब कुछ लिमिटेशन है ट्रांसलॉग की। फर्स्ट कि इसमें पैरामीटर एक्सप्लोजन, अगर हम बहुत सारे पैरामीटर को इंक्रीज कर देंगे अलग अलग इनपुट्स के साथ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सॉल्विंग। आप देख सकते हो इसका फॉर्म दिखता ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैं और पैरामीटर बढ़ा दूंगी, जैसे अभी मैंने सिर्फ A1 और A2 से डील करा, व्हाट इफ आई इंक्लूड A3 ऑल्सो, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। मल्टीकोलिनियरिटी इज अ प्रॉब्लम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में आती है। अगर हमारे एक फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी, तो उसकी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और इसमें जो एक्यूरेसी है वो हाईएस्ट रहती है एक्सपेंशन पॉइंट पे, और ग्लोबल बिहेवियर इसका थोड़ा अनरिलायबल हो सकता है, ठीक है। मतलब कुछ जगहों पे ये हमें अप्लाई नहीं कर सकते हम इसको, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी जस्ट सी, ओके,
आई थिंक वी आर डन विद इट. इसके आगे हमारा रिटर्न्स टू स्केल है, तो ये हम कर चुके हैं. सो दिस वॉज इट फॉर योर ट्रांसलॉग प्रोडक्शन फंक्शन एंड फिक्स्ड कोएफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.